और जो एक वर्ड जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है वो होता है राग। बहुत सारे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बात करते हैं कि यार तुम सीख रहे हो तो तुम राग सीख रहे हो, जबकि उनको मतलब भी नहीं पता होता कि राग होता क्या है। राग की डेफिनेशन आप देना चाहें तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे राग को? जितना भी संगीत है ना, संगीत के ये कहना चाहिए माता पिता फोक है। उस्तादों ने, गुनियों ने, जिन्होंने रागों को बनाया है वो क्या गुनी लोग होंगे और क्या लाजवाब लोग होंगे। वो कहते हैं कितनी डेवलपमेंट होगी और इंटरनेट का ज़माना है और ये वो, मगर वो क्या कमाल के लोग होंगे मैं कहूँगा। कोर्टिजन विमेन के बारे में बात होती है, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होती है कि ठुमरी के ज़रिए उनको आवाज़ मिली। मेरा जो मानना है और जो सच भी है, देखिए औरत अगर सच बन के कहीं गाए तो ज़रा अट्रैक्टिव लगती, तो सुनने वाले भी उस तरफ थोड़ा सा माइल हो जाते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये औरतों ने भी उस्तादों से ही सीखा। उस्ताद जी थोड़ा सा हमें सूफी सिंगिंग के बारे में बताइए। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। अब सूफी तो इतना आम हो गया है कि अगर किसी का कोई कारोबार ना चल रहा हो तो अगर वो ये बोर्ड लगा दे कि ये मैं टोपियां बेच रहा हूँ या सूफी टोपी, तो उसकी टोपियां बिक जाएंगी सारी। अभी जो हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, क्लासिकल म्यूजिक में आना चाहें तो कैसे उनका हम इंटरेस्ट डेवलप करवा सकते हैं? मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कुछ लोगों ने कुछ इसमें थोड़ी सी हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहु पॉडकास्ट। आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज हमारे साथ एक बहुत ही स्टीम्ड माइस्ट्रो हैं इंडियन म्यूज़िक के। और ये एपिसोड बहुत ही यूनिक एंड म्यूज़िकल होने वाला है बिकॉज ना सिर्फ आज हम बातें करेंगे, हमारे जो गेस्ट हैं वो हमें आज कुछ गाना बजाना करके दिखाएंगे। इनका म्यूज़िकल करियर मोर देन 40 ईयर्स लंबा है, जिसमें ये लोगों को सिखाते हैं और ये खुद भी बहुत अच्छा से गाते हैं। इस फैमिली के बारे में आपको कुछ बताएंगे हम, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस फैमिली का नाम है कसूर पटियाला घराना। बहुत सारे लोग इस घराने को पटियाला घराना के नाम से भी जानते हैं, बट इसका जो असली नाम है वो है कसूर पटियाला घराना। उस्ताद जवाद अली खान साहब इस घराने की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये बड़े गुलाम अली खान साहब के ग्रैंडसन हैं एंड वो आज हमारे साथ आए हैं। थैंक यू सो मच उस्ताद जवाद अली खान साहब। जी आदाब, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है राहुल जी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे यहाँ इसका मौका दिया। और क्योंकि आप जो इसकी चर्चा कर रहे हैं संगीत की, ये बहुत कम हो गई है, और संगीत के साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण के तौर पे गा के भी दिखाऊंगा। और क्योंकि ये गाना बजाना थोड़ा मुश्किल होता है, माहौल बनता है तब होता है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत बातचीत के दौरान हो सकेगा मैं आपको सुनाऊंगा। और जहाँ तक आपने मेरा तारुफ जो इंट्रोडक्शन दिया, वो घराने कसूर पटियाला घराना, बेसिक हमारा घराना कसूर का है। ये लाहौर से करीब 40 किलोमीटर के पास एक जगह है कसूर, जहाँ बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ भी है वहाँ पर। और ये पंजाब की एक बड़ी सुरीली धरती है कसूर, और बहुत सारी खूबियों वाली जगह है, और बहुत सारी चीज़ों की स्पेशलिटीज़ हैं वहाँ की, और जिसमें संगीत बदर्जे अतम मतलब सामने आई है। और बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस जगह पे पैदा हुई। पटियाला, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर उस्ताद संगीत रत्न उस्ताद अली बख्श खान साहब जो जम्मू दरबार में थे, उनके मतलब से मुंसलिक थे, वो खान साहब फ़तेह अली खान साहब पटियाले वाले जो थे 18 सेंचुरी में, उनसे भी उन्होंने तालीम ली। राजस्थान के पास एक जगह है वनस्थली, नवाब टोंक इब्राहिम टोंक उनके यहाँ मुलाजमत करते थे। फिर वहाँ से ये पटियाला महाराज जो महाराजा भूपिंदर सिंह है, उन्होंने इन्हें बुलाया और वहाँ जॉब दे दी, यानी कि वहाँ एक तरह की एक मुलाजमत मिल जाती थी, सर्विस मिल जाती थी। तो देन ये होता था कि आपको वहीं बाउंड रहना पड़ता था। अच्छा, पंजाब का घराना, पंजाब की गायकी, पंजाबियों के बड़े रॉयल वॉइसेस होते हैं, ज़ोरदार गायकी है। और खान साहब अली जरनैल और खान साहब फ़तेह अली खान साहब जो थे, दे वर द ग्रेट सिंगर्स, और बड़े नॉलेजेबल, और बहुत ही उन्होंने रियाजतें की। उन्होंने 4 बड़े घरानों से सीखा, जिसमें जो
चारों ही घराने और चारों ही उस्ताद जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। खान साहब, बैराम खान साहब धुरपत वाले, डागर वाणी का खान साहब, तानरस खान साहब, रेवा के बड़े मुबारक अली खान साहब और ग्वालियर के हद्दू हसू खान साहब। ग्वालियर एक बड़ा स्तंभ घराना है ख्याल गायकी का। पहले ध्रुपद हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे लोगों जब ख्याल आया तो ऐसे ऐसे लोगों पैदा हुए कि उन्होंने ख्याल को जब गाया तो पूरी दुनिया में छा गई ये गायकी। मैंने कहा ना कि ये एक फूलों का गुलदस्ता है, सब घरानों ने अपना अपने फूल सजा के एक बड़ा फ्लावर बास्केट बनाया और जो कि हिंदुस्तान की शान बान आन है। और मैं ये कहूँगा सभी घरानों में जो बुज़ुर्ग लोग थे बड़े काबिल और बड़े गुणी और बहुत सुरीले लोग थे, हर घराने में हैं। क्योंकि एक हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम क्रेडिट सिर्फ अपनी तरफ ही लेते रहते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के जो भी घराने हुए उसमें अच्छे अच्छे लोगों और यही मेरे एक दिमाग में सर जी क्वेश्चन आ रहा था, और आई एम श्योर बहुत लोग जो म्यूज़िक को सुनते हैं, और ये घराना वर्ड बहुत यूज़ होता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, घराना क्या होता है? ये एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, ये स्कूल ऑफ म्यूज़िक होता है? थोड़ा सा उसके बारे दोनों में ही हमें चीज़ें बताइए जी। क्योंकि बड़े बड़े गुणीजन हर घराने में हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, सब घरानों में खूबियाँ हैं, सब अपना अपना अंदाज है। अच्छा, ख्याल गायकी, ख्याल मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे तेज़ तरीन अगर कोई चीज़ है तो वो दिमाग है कि एक ख्याल 1 मिनट में कहाँ से, मिनट तो बहुत होता है, विद इन अ सेकेंड हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। ख्याल मतलब सोच हमारी। सोच। तो इसी तरह ख्याल गायकी तो उसको थोड़ा छोटा करके, जैसे हम ध्रुपद गाते हैं, एक बहुत ही प्यारी शैली है हमारे भारतीय संगीत की, हिंदुस्तानी संगीत की, लेकिन उसमें आलाप थोड़े से मैं लेटर ऑन इन दी एपिसोड में आपसे पूछूंगा थोड़ा सा ख्याल के बारे में, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। बट जब हम क्लासिकल म्यूज़िक की वैसे हम बात करते हैं, जैसे जो जिन लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्लासिकल म्यूज़िक की, तो थोड़ा सा लोग हेजिटेट भी करते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सीखना बहुत हार्ड है, इसको गाना बहुत हार्ड है। जी जी। और जो एक वर्ड जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है वो होता है राग। तो बहुत सारे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बात करते हैं कि यार तुम सीख रहे हो तो तुम राग सीख रहे हो, जबकि उनको मतलब भी नहीं पता होता कि राग होता क्या है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन पूछा कि आप अगर एक राग की डेफिनेशन आप देना चाहें, उसको सिंप्लीफाई करना चाहें जिससे कि लोग राग की डेफिनेशन आपसे सुने और उनको लगे अच्छा ये होता है राग, तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे राग को? राग क्या है? राग किसी कॉम्बिनेशन का नाम नहीं है। राग कम से कम 5 सुर का होता है, और रागों का आलाप का मतलब होता था वार्तालाप सुरों की। जब हम राग की बात करते हैं तो राग का एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, कानून बन जाता है, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अच्छा। आप राग के धर्म को तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल। उसको यू हैव टू बी इन द रागाज बाउंड्रीज ओनली। अच्छा। आप जंप अप करके इधर से उधर नहीं जाएंगे। अच्छा। यू हैव टू फॉलो कि जो राग के नियम बुजुर्गों ने बनाए हैं, जो आपको आपने गुरु ने आपको उस्ताद ने सिखाए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उन्हीं लाइंस के ऊपर चल के उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, जितना भी संगीत है ना, संगीत के ये जिसे कहना चाहिए माता पिता फोक है, फोक से ही हमारा रागदारी संगीत अच्छा। आया है। ये मेरे समझे? लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। और हर जो भी हमारे जो जितने भी सूबे अलग अलग हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं ऑल ओवर इंडिया, अब आप देखेंगे कि हर जगह का एक फोक गाने का तरीका अलग है, सुर को बरतने का तरीका उसी तरह, इसी तरह राग हैं। कम से कम राग जो है वो 5 सुर का होना चाहिए, समझ रहे हैं? 5 नोट्स उसमें होने चाहिए। फिर रागों का वो उस्तादों ने, गुनियों ने, जिन्होंने रागों को बनाया है, वो क्या गुनी लोग होंगे और क्या लाजवाब लोग होंगे। मैं कहता हूँ कि आज लोग कहते हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो गई और इंटरनेट का ज़माना है और ये वो, मगर वो क्या कमाल के लोग होंगे। मैं कहूँगा उस ज़माने में उन्होंने इतने राग बने हैं। तो बेसिकली जो अब डेफिनेशन जो मुझे सुनने में आ रही है, आप बताइए प्लीज़ कंफर्म करना कि 5 सुर मिनिमम होने चाहिए, 5 नोट्स होने चाहिए। उसका एक ये ना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया उस्तादों ने, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हाँ, दिए। रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाए हैं कि हम जब तक टिल वी वोंट फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारा राग कभी सही नहीं हो सकता। उसको राग बोल भी नहीं सुनने सकते। वाले ये कहेंगे अच्छा सुर में गा रहा है, लय में गा रहा है, शायद इसे तालीम नहीं है। तो जब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं और उन 5 नोट्स को हम यूज़ करते हैं,
तो उसमें से एक राग निकल के आता है, जी। तो उस राग का क्या इम्पैक्ट होता है? बिकॉज नोट तो सिर्फ अच्छा, 12 फिर नोट्स समय हैं। भी हैं, सुबह के राग, अब जैसे अर्ली मॉर्निंग के राग हैं, फिर उससे थोड़ा घंटा बाद, फिर इस तरह पूरा एक ये 24 घंटे का सर्कल है। कहते हैं रात 2 बजे के बाद कुछ समय नहीं होता, सुबह सवेरे एक बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, जब नमाज का वक्त वगैरह होता है। आप देखते हैं मंदिरों में घंटियां बजती हैं, गुरुद्वारों में कीर्तन शुरू होता है, इबादत का एक वक्त होता है। उसके फ़ौरन बाद जो एक सुबह होती है जिसे ग्रे मॉर्निंग हम कहते हैं, जी। तो उसमें राग भैरव, प्रथम भैरव, ललित, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलते आते हैं मियाँ की तोड़ी, भटियार, गुजरी तोड़ी, इस तरह। फिर उसके बाद तोड़ियों के बाद एक बिलावल का वक्त शुरू हो जाता है। बिलावल के बाद बहुत ही साथ ही जुड़ा हुआ सारंग, सारंग राग। फिर उसके बाद काफ़ी की चीज़ें, काफ़ी ठाट के राग ज़्यादातर, जैसे भीम पलासी है, पटदीप है, फिर मधुवंती, फिर इस तरह शाम होते होते मुल्तानी, मारवा, और उसके बाद पूरिया, और फिर एक श्रृंगार रस का वक्त आता है जो शाम का जो टाइम शाम होता का, है। तो उसमें राग एमन, अच्छा, जिसे जैसे यमन यमन। भी कहते हैं, लेकिन उसका पुराना जो सही नाम है वो राग एमन। एमन कल्याण, फिर कल्याण के प्रकार, यानी कि और दूसरे, भूप कल्याण, जैसे जिसे हम भूपाली कहते हैं, शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, इस तरह जैत कल्याण, ये राग हैं। बिहाग है, किदार है। फिर ये बड़ी सुंदरता के साथ श्रृंगार रस के रागों का ये एक वक्त जो होता है वो ये होता है। तो उस्ताद जी, जब ये हम राग गाते हैं इन टाइम्स में, जैसे एक सुबह का राग जैसे आप बता रहे हैं, कुछ दोपहर के राग हैं, शाम के राग हैं, तो उस टाइम पे उनको गाने का सिग्निफिकेंस क्या है? वो बुजुर्गों ने ना तय कर दिए हैं। अच्छा, फिर वो उन्होंने ऐसा उसको अटल बना दिया, सही फिक्स कर दिया है कि जब हम उस वक्त में गाते हैं तो उसमें तासीर आने लगती है, वो लगता है कि हाँ ये इसी वक्त का राग है। अच्छा। ये भी एक चीज़ है। अगर हम थोड़ी रात को गाएं तो बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है कि यार ये तो सुबह का राग, क्योंकि उसका सारा मूड ही वो बुजुर्गों ने, जिन गुनी जनों ने इसको बनाया है, उन्होंने उसको बहुत सोच समझ के उसके मूड को, सुबह का मूड है तो वही कैप्चर हो रहा है उस राग में। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस्ताद जी, अब घरानों की जैसे हमने बात कर रहे हैं, तो हाँ आप थोड़ा सा अपने घराने के बारे में हमें बताइए, क्योंकि जब भी कसूर पटियाला घराना के बारे में बात होती है तो बड़े गुलाम अली खान साहब का हमेशा नाम आता है, जी। क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े लेजेंड रहे हाँ हैं इंडियन म्यूज़िक के। बॉलीवुड को भी बहुत उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। पूरे इंडिया के जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनको पता है कि बड़े गुलाम अली खान साहब कौन हैं, कौन थे। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, अपने घराने के बारे में। बड़े गुलाम अली खान साहब की जो सबसे बड़ी खूबियों में से कुछ चंद खूबियाँ, कि एक तो सुर, बहुत सुरीले थे वो, कुदरती भी, और उनके वालिद भी बहुत सुरीले थे, और उन्होंने सबसे बड़ी उनको जो तालीम दी है कि सुर का लगाव कैसे होना चाहिए, सरगम किस तरह होनी चाहिए, लय को किस तरह बरतना चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर लय को बरतने का एक बड़ा शौक रहा है, और लय 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 तिहाइयाँ मारना, या लय को प्रधान कर देते थे वो। बड़े गुलाम अली खान साहब ने कुछ ऐसा भी काम किया जो दुनिया से थोड़ा अलग था। उनकी पॉपुलैरिटी की ये भी एक वजह है कि ख्याल गायकी के साथ साथ उन्होंने ठुमरी भी गाई, उसको भी एक नया रंग दिया। भजन गाया तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा भजन गाने वाला कोई नहीं, वाह। महात्मा गांधी जी ने। तो वो जी। इतनी श्रद्धा से उसको वो गाते थे, भजन को भी, और गाय ख्याल गाय। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि बड़े गुलाम अली खान साहब ने जो इस चीज़ को बहुत मलहूज़ खातिर रखा है कि भाई ऐसा हम गाना गाएं जो ऑडियंस को पसंद आए, और उस गाने में ब्यूटी ज़रूर हो, हुस्न हो, जो आम जनता, आम लोगों तक पहुँचे। ये एक बहुत बड़ा, उनके लिए पायनियर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक भी उनको कहा गया। वो उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ नवाब राजे बादशाह पहले थे, फिर नवाब राजे आ गए, और फिर उनके जो सुनने वाले गेस्ट्स होते थे, एलीट क्लास के लोग, बस ये वॉल सिटी से तो बाहर आए नहीं ना। जैसे पुराने लोग तबला, कि दिल्ली घराने का बड़ा मशहूर है, तो कहते हैं कि दिल्ली का तबला जो है वो लाल किले से बाहर नहीं गया, बस हमें ही आता है। तो ये कहते हैं ना लोग, पुराने कहते थे। तो बड़े गुलाम अली खान साहब की एक खूबी ये भी थी कि वो पब्लिक के फनकार थे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने एक पॉइंट रेज़ किया है, क्योंकि जब भी मेरे अपने दोस्तों से बात होती है, मैं उनको बताता हूँ मैं सीखता हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक सीखता हूँ, तो कई लोग होते हैं जो बोल्ड होते हैं, वो बताते हैं ऐसे, वो बोलते हैं कि यार हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें मज़ा नहीं आता सुन के, बिकॉज़ या तो स्लो है, क्योंकि हम तो बॉलीवुड के फ़ैन हैं, विच इज़
विच इज़ ऑल ओके। तो जैसे आपने ये बताया कि बड़े गुलाम अली खान साहब ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहते थे और उनका जो रुझान था वो उसी तरफ था कि ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है। तो ये आप थोड़ा सा हमें एक बार दिखाइए, थोड़ा और समझाइए उनके थोड़ा। हाँ, ये बहुत उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा होमवर्क किया कि बंदिश अच्छा। के बोल ऐसे हों जो आराम से लोगों को समझ आए। अच्छा, पुराने ज़माने में एक तो माइक्स वगैरह नहीं होते थे, तो बड़े अच्छा उस वक़्त चीज़ें भी बड़ी प्योर खाने-पीने को भी मिलती थी, लोगों में ताकत भी बहुत थी और खूब ज़ोर लगा के भी गाते थे, क्योंकि माइक तो होता नहीं, 500 हज़ार आदमी अगर सुनने के लिए बैठा है तो नेचुरली गवैये के उस ज़माने की आवाज़ वो पूरे उसमें वो जाए, वो सब था। जब माइक का तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने एक तो बहुत ही मीनिंगफुल बंदिशें खुद कंपोज़ की, लिखी भी, उनको कंपोज़ भी किया। पहले भी बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें की, उनकी वो बंदिशें उन्होंने गाई भी। और इस तरह के लोग, आम जनता जो है, ख़ासकर उस यंगस्टर्स जो हैं, वो इसकी तरफ आएँ और उनकी खूबियों में खूबी ये कि ज़राक़ को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करते थे वो, जी। जिससे लोग यौन्स लेने लग जाएँ या बोर होने लगें। तो उस ऑडियंस की पल्स को उन्होंने हमेशा अपने हाथ में रखा। जी, 2 या 3 उनकी जो मेन, वैसे तो हुँ, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें गाई हैं हुँ। और बहुत अच्छे से गाई हैं, बट 2 या 3 ठुमरियों के बारे में हमेशा उनका नाम मैं आता है। बता देता हूँ, एक तो वो याद पिया की आई, क्योंकि बिल्कुल। थोड़े आम फ़हम होते हैं, वो क्लिक हो जाते हैं जल्दी। और एक वो का करूँ सजनी आए न बालम, क्योंकि वो ओरिजिनली उन्होंने लिखा, उन्होंने गाया और अपने टाइम में उन्होंने क्या-क्या गाया उसको। अब वो तो उनका ही हिस्सा था, जी। समझ रहे? अब वो याद पिया की आए राम जो है, वो इसकी याद आज जनता को इतनी आ रही है कि जहाँ देखो आप, वो हर आदमी इसको, चाहे वो गा पाए, मैं कहने में मैं इसमें थोड़ा-सा आई वोंट हेजिटेट, बट मैं भी उसी में शामिल हूँ। मैं बहुत कम इन चीज़ों को अटेम्प्ट करता हूँ, गाता हूँ। हालाँकि गानी पड़ती हैं, गाते भी हैं हम, और अल्लाह का शुक्र है दूसरों से थोड़ा बहुत ठीक काम कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कुछ तो जस्टिस करते हैं इसके साथ। जो है वो आए न बालम में 2 बोल आए न बालम के आपको जो सबसे ज़्यादा पहले पॉपुलर हुई, वो उसके मैं आपको सुना जी, देता हूँ। अब इस वक़्त जैसे भी मेरी आवाज़ हो रही है, मैं आपको गा के सुना बहुत देता अच्छी हूँ। आ रही है। ये एक अरेबिक और कुछ पर्शियन धुन है बिल्कुल ये। वैसी फ़ील आ रही हाँ। है। बालम का करूं सजनी आए न बालम बालम तड़पत बीती मोरी रे राम, तड़पत बीती मोरी रे। अब ये एक्सप्रेस करना है कि तड़पत बीती है तो अलग अलग अंदाज से। तड़पत तड़पत बीती मोरी, तड़पत बीती मोरी रे, उन बिन रतिया आए न बालम का करूं सजनी आए न बालम। इस वक्त कुछ मेरी आवाज़ थोड़ी ड्राई भी हो रही है, मगर जी। क्योंकि अब इस गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है, जी। तो मैंने थोड़ा सा गा के बता भी दिया। तो जैसे आप पहले बता रहे थे कि जो
इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक या ख़याल हम्म, ये फ़ोक से निकला। तो ये बहुत ही मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी जब आपने मुझे बताया, बिकॉज़ लोग सोचते हैं कि फ़ोक गायकी तो एक बहुत ही लाइट गायकी है, ये लोग जो विलेज में होते हैं लोग या गांव में हैं वो लोग गा रहे हैं फ़ोक गायकी। लेकिन आपने जब ये बताया मुझे कि फ़ोक से ख़याल निकला तो बड़ी हैरानकुन बात है मेरे लिए और वो। रागों की जो मतलब है वो उसी में से छन छन क्या है, क्योंकि 7 ही तो स्वर हैं भैया, कहाँ तक खींचोगे हैं, वो हुँ, टोटल 12 स्वर हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, फोक से जैसे अभी बात हुई, तो फोक म्यूजिक का मतलब होता है एक धुन। फोक जो होता है उसमें हमें आज़ादी होती है, क्योंकि वो एक आवारा संगीत की तरह होता है। होता बहुत सुंदर है, बिल्कुल। उसकी अपनी एक सुंदरता होती है, लेकिन उसका कोई कानून नहीं होता, कोई कायदा नहीं होता। फोक है, गा रहे हैं भला। तो अभी जैसे एक बहुत ही बड़ी एक वेव आई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में स्पेसिफिकली। मूवी एक है चमकीला जो अभी रिलीज़ हुई है, दिलजीत दोसांझ वो उसमें एक्ट कर रहे हैं, परिणीति चोपड़ा एक्ट कर रहे हैं। And मैं तो इतनी बार ऊबर लेता हूँ, तो कभी भी मैं ऊबर लेता हूँ, मैं यही नोट किया है मैंने कि हमेशा कभी ना कभी चमकीला का आजकल गाने चल रहे होते हैं। तो उसमें मुझे जो समझ आई थी मूवी देख के वो ये आई थी कि उसने फोक गायकी बहुत की और लोगों से वो बहुत जुड़ा, बिकॉज़ उसमें ऐसा है कि लोगों की वो पुकार है, लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, लोगों की जो घरों की कंडीशंस हैं, उसको चमकीला ने नज़र में रखा और उसके ऊपर उसने फोक गायकी उसने की, वो अपनी गायकी से जनता की आवाज़ बन गया। जनता की आवाज़ बन गए। हाँ, हाँ। तो और ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग इस वे में भी लग रही है कि लोग इससे बहुत एसोशिएट किया, उसकी सिंगिंग से बहुत एसोशिएट किया, बट छुप के सुनते थे। फोक पंजाब के अंदर फोक गायकी अलग तरीके से, यूपी में अलग तरीके से है, जी, बंगाल में अलग तरीके से है, क्योंकि हर इलाके में सुर तो बटा ही है। कुदरत ने हर इलाके में सुर का हिस्सा तो दिया ही है। वो जैसे जैसे जहाँ जैसा लोगों का रहन सहन होता है, खाना पीना होता है, वो वैसे वैसे ही उनका फोक म्यूजिक भी है, या उनका कोई भी जो भी म्यूजिक है। मगर रागदारी संगीत आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम कश्मीरी हम तो यूं गाएंगे, और हम तो मद्रासी हैं हम तो यूं गाएंगे, और हम दिल्ली वाले हमने वो सेम जो एक रागा सिस्टम है, दैट यू हैव टू फॉलो एट एनी कॉस्ट। ऑफ वहाँ पे कोई कोर्स। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, फ़ोक में ये होता है कि जैसे कि वो बंगाल में जाते हैं तो ये बंगालियों के अपने अलग गाने हैं, रविंद्र टैगोर जी के हैं और हैं। आप यूपी में जाओगे तो आपको पीलू पीलू बिखरी हुई दिखेगी। पीलू एक रागनी है। अच्छा, फ़ोक की शक्ल में या गीत की शक्ल में जैसे सावन के झूले आ गए तो औरतें जो हैं वो सावन गीत गाती हैं। होली आ गई तो होली गा रही हैं, होली की मतलब है होरियाँ गा रही हैं। फिर जैसे फागुन के गीत, सावन के गीत, इस तरह तो ये पूरा हिंदुस्तान मतलब है, ये पूरी जो धरती है, ये चलता ही था। संगीत अपने अपने प्रांतों में ये चलता था। तो बहुत ही कम लोग हैं इंडिया में जिनके पास इतनी नॉलेज है हमारे मोस्ट ऑफ द जॉनरास जो इंडियन म्यूज़िक में जी। हैं। उनकी नॉलेज रखते हैं जो लोग, और वो डेमोस्ट्रेट भी करके दिखा सकते हैं। बहुत ही कम जी। लोग हैं ऐसे, हाँ। लेकिन आप उनमें से एक हैं जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है। आप ऐसे लगता है जैसे आप एक इंसाइक्लोपीडिया हैं इंडियन म्यूज़िक को लेके, थैंक यू। प्लस आप उसको लाइव भी डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। तो जब मैं ये प्लान कर रहा था ये पॉडकास्ट आपके साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे था कि ये बहुत ही यूनिक एक म्यूज़िकल पॉडकास्ट होने वाला है, बिकॉज़ आप ना सिर्फ बातें करेंगे, हमें एजुकेट करेंगे। एज अ स्टूडेंट मैं तो आई एम लविंग इट, बट आप थोड़ा सा हमें डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाएंगे। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आप थोड़ा सा हमें बताइए अलग अलग कौन कौन से जॉनरास हैं। एक हमें फोक सुनने में आया, अभी आपने बताया, एक ख्याल आपने बताया जो जैसे कि ध्रुपद है, जी फोक तो है ही है। बिल्कुल। ध्रुपद, अब जब हम ये रागदारी संगीत के अंदर आ जाते हैं तो ध्रुपद पहले था, फिर नाट्य संगीत, और संगीत की कई अलग अलग शैलियाँ थी। फिर उप शास्त्रीय गायन जिसे हम ठुमरी दादरा कहते हैं। अच्छा। रागदार, पहले ध्रुपद आया, फिर ख्याल आया, फिर ठुमरी दादरा आया, फिर ठुमरी आई, फिर दादरा आया। अच्छा। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद ये गज़ल आया, गज़ल के बाद गीत आई, रहा सूफ़ी म्यूज़िक। तो सबसे पुराना म्यूज़िक वैसे सूफ़ी म्यूज़िक है, क्योंकि सूफ़ी म्यूज़िक पहले कव्वाली में होता था, जिसमें कौल, अच्छा अलग अलग सिनफ थे उसमें, जैसे कौल, कलबाना, नक्श गुल, जी
ये थोड़ी ये मतलब रिलीजन से भी ये चीज़ें, और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने और इस चीज़ को बहुत फ़रोग़ दिया। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो थे शेखुल मशाइख, उन्होंने, क्योंकि सूफ़ी लोगों ने, सूफ़ी बुज़ुर्गों ने पंजाब की तरफ बाबा बुल्ले शाह, बाबा शाह हुसैन, बाबा फ़रीद, इनका कलाम बहुत गाया गया और गाया जा रहा है और गाया जाता रहेगा, क्योंकि वो फ़ोक की शक्ल में उसको वहाँ गाते हैं। बिल्कुल। तो सर जी, अगर हम एक बार थोड़ा सा स्टेप बैक करें तो हमें फ़ोक के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, हमें ख़याल के बारे में बताया, तो ठुमरी के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइए, ये कहाँ से है, इसका क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ठुमरी के? ये मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया अपना राहुल जी के पूरब में सबसे पहले लखनऊ की जो तकल्लुफ़ात है ना, मतलब निज़ाकत, लखनऊ का रहन सहन, वो उर्दू ज़बान का बहुत ज़्यादा प्रभाव, एक असर, वो इस ठुमरी दादरे में, और लखनऊ के जो तकल्लुफ़ात हैं, जो एटिकेट्स हैं, वो इन चीज़ों में बहुत दिखते हैं। ठुमरी जो है ये नवाब वाजिद अली शाह साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने इसको, वो ख़ुद भी नृत्य के बहुत शौकीन थे, कत्थक के, जी। और वो ख़ुद कत्थक करते भी थे, सिखाते भी थे। और कत्थक वाले जो हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो आँखों से, भौं से, हाथों से नृत्य करके, डांस करके, तो वो एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे भावात्मक चीज़ है ना ये। अगर कथक कोई, अगर खूबसूरत सी लड़की कथक कर रही तो कह रही जाओ जी, तो वो हाथों से कहेगी कि आप छोड़िए, जाइए। जैसे आम जिंदगी की एक ये चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह गाने वाला जो होता है, वो गा के एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को और अपनी वो बातों को लफ्ज़ों के ज़रिए, के लफ्ज़ों को और सुरों को इकट्ठा करके इन दोनों के इम्तिज़ाज से वो क्या चीज़ को क्रिएट करता है, उसका नाम संगीत है। तो इसमें कोर्टिज़न विमेन का एक बहुत बड़ा एक रेलेवेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है। जब भी हम ठुमरी के बारे में बात करते हैं तो कोर्टिज़न विमेन के बारे में बात होती है, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होती है कि ठुमरी के ज़रिए उनको आवाज़ मिली। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए तो? मेरा जो मानना है और जो सच भी है, देखिए औरत अगर सज बन के कहीं गाए तो ज़रा अट्रैक्टिव लगती, तो सुनने वाले भी उस तरफ थोड़ा-सा माइल हो जाते हैं। औरतों ने तो उन्हीं लोगों से तो सीखा। अब पैदाइशी को सीखा हुआ तो कोई भी पैदा नहीं होता ना, तो ये जो लेडीज़ आज ये वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो ये औरतों ने भी उस्तादों से ही सीखा। जब बिल्कुल। ये नवाब वाजिद अली शाह के ये जो कोर्ट म्यूजिशियंस थे और ये जब चीज़ें रियासतें वगैरह ये ख़त्म हुई, तो नेचुरली ये वो वॉल सिटी से निकल के बाहर आया। फिर एलीट क्लास ने और कारोबारी लोगों ने, आम जनता ने भी सुनना शुरू किया। ऐसे लोग हुए, उन्होंने इतने अच्छे से गाया बजाया। तो उस्ताद जी, अपने कसूर पटियाला घराने की कोई ठुमरी, उसको हमें आप डेमोन्स्ट्रेट करके अगर दिखाएँ, बड़े गुलाम अली खां साहब की कोई अब ठुमरी उनकी तो हो? अपना राहुल जी इतनी चीज़ें हैं, ख़्याल की हैं, उनका एक बड़ा, अब मैं शब्दों की एक बंदिश, ये एक श्लोक बड़े गुलाम अली खान साहब ने ऐसे कंपोज किया है। महादेव देव महेश्वरा त्रिशूल धरण त्रिपुरण चक्र गणेश जिनके जगनंदन महादेव। और अंतरे के इसको जो बनाया, पांच देव पंचानन पूजत अबीर कपूर अणवादी निर्वण बेल पत्र सो चंदन कमला पति पूज महादेव। जैसे ये इसमें उसको उन्होंने, और भी अनेक बंदिशें हैं, मगर दे रे रे ना रे 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 महादेव देव महेश्वर महादेव देव महेश्वर त्रिशूल धरण त्रिपुरण चक्र गणेश जिनके जगनंदन महादेव
गरे गा पद सा सदा सदा प गरे गा पद सदा प गरे गा पद ग दा प गरे गा प गरे सा मा धे। इस वक्त मैं इतना ही करता हूँ, तान मान नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए एक पूरा सेट मूड भी चाहिए होता है, माहौल भी चाहिए होता है। हाँ जी, बहुत ही थैंक यू सो मच ये आपने सुनाने के लिए उस्ताद जी। तो ये जैसे ख्याल में ये आपने डेमोस्ट्रेट किया राग भोपाली, हाँ और उसके अंदर आपने एक जैसे बंदिश हाँ, पेज जो हमें मैंने अभी गाई है प्रेजेंट जी। की है, तो बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो उस्ताद जी, जब भी हमने आपको यूट्यूब पे सुना है, हमेशा आपके ब्रदर के साथ आप गाते जी आए जी हैं। जी जी। आजकल आप ऑफ कोर्स आप सोलो गा रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन आपका कैसा चल रहा है, कैसा रहा जी है? काफ़ी एज़ वी कैन ऑल इमेजिन बहुत ही इमोशनल पीरियड रहा होगा आपके लिए, बिकॉज़ आप शुरू से आप आदी थे अपने ब्रदर के साथ ही गाने बल्कि वो मेरे के। गुरु भी थे। अच्छा, अच्छा, वो मेरे से 2-3 साल बड़े थे, तो वो मेरे गुरु भी थे। उन्होंने पहले शुरू किया। मैंने तो सच ही है कि उसे देख, अपने बड़े भाई को देख देख के गाना शुरू किया। शुरुआत तो हमारी तालीम, जो हमारे पिताजी जो थे उनको नॉलेज बहुत था। एक तो ही डाइड वेरी अर्ली एज में, एज ऑफ 42 हमारे पिताजी का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया हमारे वालिद साहब का। जी, हमने उनसे बेसिक्स चीज़ें काफ़ी सीखी, ऑल्दो कि ही वाज नॉट अ कोई प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन उन्होंने सीखा हुआ था, सुना हुआ था, तो वो मेरे बड़े भाई को सिखाते हैं। हमारे यहाँ जैसे सोज़ो सलाम मजलिसों में नात पढ़ना, मौक़ों पे, जैसे मिलाद शरीफ में कहीं मुहर्रम हमारे यहाँ होते हैं, मजालिस वगैरह होती हैं, तो उसमें सोज़ो सलाम पढ़ना, या कोई जैसे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई दिन आया तो मनक़बत मौला अली के पढ़ना, मुहर्रमों में सोज़ व सलाम मरसिया पढ़ना, तो इसकी पहले तालीम दी। तो हम दोनों भाइयों को इकट्ठे दी, अच्छा, लेकिन बाकी जो थोड़े म्यूज़िक वगैरह की जानकारी थी वो उनको ज़्यादा देते थे। मैं सुन सुन के साथ बैठ के सीखता था, फिर मुझे भी दी। ठीक है। फिर इस तरह ये हमारी जर्नी शुरू हुई। और कमाल ये है कि हम एक ही स्कूल में बचपन में गए, एक ही घर में रहे, एक ही प्रोफेशन हमारा रहा, एक ही टीचर हमारे रहे। इकट्ठे हमारी जर्नी जो है, ये अभी 2-3 साल पहले तक वो उनका इंतकाल हो गया अचानक, तो बस बड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी, और अभी भी लगता है। वो ऐसा, वो उनके साथ एक बना हुआ था, क्योंकि दोनों इकट्ठे गाते थे। बिल्कुल। तो आपको चाइल्डहुड में ही आपको ये कब पता लग गया था कि बस अब गाना है, गाना ये हमारी फैमिली में ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है? बिकॉज़ जब बच्चे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके कई सारे शौक पैदा हो सकते हाँ, हैं। उनको क्रिकेट खेलने का शौक पैदा हो सकता है, उनको कार ड्राइविंग का शौक पैदा हो सकता ये है। भी शौक थे, हमने ये भी पूरे किए। हमने क्रिकेट भी खेली, और अच्छा, कार राइडिंग वगैरह नहीं की, वो क्रिकेट खूब खेली, ठीक है। क्योंकि हमारी फैमिली में ये भी एक रहा है क्रेज़। और खेला हमारे कुछ ये फादर की जो ननिहाल है, जी, जिसे हम पंजाबी में नानका कहते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली गई है। अच्छा, मगर क्योंकि हम गाने की इस वक्त बात कर रहे हैं, तो हमने वो बचपन में जैसे बच्चे अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, हमने भी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन रुझान हमारा गाने की तरफ था। और दोनों भाई गाते थे। जब दो आदमी गाते हैं तो पूरा एक इंस्टीट्यूशन कायम हो जाता है स्टेज के ऊपर, और थोड़ी आसानी भी हो जाती है। एक गा रहा है तो दूसरे को सांस मिल जाती है, जी, और एक रौनक सी भी रहती है स्टेज के ऊपर, बरकत सी भी रहती है जब जोड़ी बिल्कुल, गाती है। अभी मैं इकला गाता हूँ, गाना ही पड़ता है, लेकिन मैं उस चीज़ को बहुत मिस करता हूँ बिल्कुल, एज़ वी कैन ऑल इमेजिन। नेचुरली। और वो बहुत अच्छा गाने वाले थे। मैं भाई करके नहीं कह रहा हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मैं क्या बताऊँ। और जब तक जिएंगे याद तो आती रहेगी उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो उस्ताद जी, थोड़ा-सा हमें बताइए अपने सिबलिंग्स के बारे में, और आपके कितने बहन-भाई हैं, और कौन म्यूज़िक की फ़ील्ड में आपका जी। नाम आपके घराने का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए? हम सात सात भाई हैं, सगे सगे। बहन हमारी कोई नहीं है, लेकिन हम 7 भाई हैं। लेकिन गाने में हम 3 ही आए, मेरे भाई मज़हर अली, मैं, जवाद, और एक हमारा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई नक्की अली। वो बहुत अच्छा गाता है, मैं भाई करके नहीं कह रहा हूँ, टोरंटो में रहता है कनाडा में। और वो उसने बहुत इन चीज़ों को बढ़ाया। वो टीच भी करता है, लाइट म्यूज़िक भी गाता है। वो हरफन मौला जिसे कहना चाहिए ना, सूफ़ी वगैरह ये सब चीज़ें। तो जब आप अब टोरंटो जाते हैं अपने तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ, छोटे अपने एक ब्रदर के माहौल साथ। बना रहता है ना, क्योंकि हम कनाडा में आए हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है, सुंदर जगह है, सारा बड़ा
हर चीज़ अंग्रेज़ी में, लेकिन घर में आते हैं तो एक तानपुरा भी है, वहाँ सुरमंडल भी है, वो एक माहौल बना हुआ है, तबला भी है, और वैसे ही लोग सुनने भी आ रहे हैं। हमारे सरदार भाई बहुत हैं कनाडा में, तो वो सरदारों को बड़ा शौक़ है, और सुरीले भी हैं, वो आ जाते हैं। कोई तबले वाले आ गए, कुछ पाकिस्तानी आ गए, कुछ इंडियन आ गए, तो एक माहौल वो उसने वहाँ क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपको याद आती होगी फिर अपने बड़े ब्रदर की, जब आप आपके अपने छोटे ब्रदर के साथ गाते हैं तो पक्का आपको याद ज़ाहिर आती बात होगी है, पुराने टाइम। वीडियोज़ भी हैं टोरंटो के 1998 के, कि हम टेराओ यानी कि तीनों भाई गा रहे हैं, अच्छा, तीनों गाते हैं, तो और भी मज़ा आता था। और दो का तो आता ही आता है, अच्छा, स्टेज सज जाता है, एक यानी कि एक मज़ा आता है, है। और एक से एक को सहारा भी रहता है। उस्ताद जी, थोड़ा सा हमें सूफ़ी सिंगिंग के बारे में बताइए। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जब भी किसी से बात होती है अब ये तो। जी, अब सूफ़ी तो इतना आम हो गया है कि अगर किसी का कोई कारोबार ना चल रहा हो, हैं, तो अगर वो ये बोर्ड लगा दे कि ये मैं टोपियाँ बेच रहा हूँ या सूफ़ी टोपी, तो उसकी टोपियाँ बिक जाएंगी सारी। ये सूफ़ी टोपी है, ये हैट अगर किसी के नहीं बिक रहे, तो वो अगर अमेरिका में या लंदन में भी वो लिख दे के सूफ़ी हैट्स, तो वो बिकने शुरू हो जाएंगे। कोई ये नहीं अच्छा, पूछेगा कि भाई सूफ़ी जो बहुत बड़ी हस्तियाँ होते हैं, हमेशा सच बोलने वाले, अल्लाह की याद में महव रहने वाले, और अल्लाह की इबादत करने वाले, और अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पैरवी करने वाले, ये सूफ़ी लोग होते हैं, और वो लीन होते हैं भक्ति में और अपनी इबादतों में, तब जाके सूफ़ी बनते। अच्छा, सूफ़ियों के जो कलाम हैं, कुछ बुज़ुर्गान दीन ने शायरी भी की, जैसे बाबा फ़रीद, बाबा बुल्ले शाह, बाबा शाह हुसैन, अच्छा अब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, फिर ये कबीर के दोहे जी, इस तरह सूफ़ी संत हर धर्म में होते हैं। तो उनकी जो वाणी है, जैसे बाबा गुरु नानक देव जी ने जो कुछ कहा या कहा, वो कहते हैं ना कि नानक जी ने आख्या, तो जो भी संतों के सूफियों के मुंह से निकलता है, वही एक वो भक्ति है। वो जैसे कव्वाली बहुत पुरानी सिन्फ है, ये सूफ़ी म्यूज़िक की है। और रही बात इसकी सूफ़ी म्यूज़िक की, तो मैं एक आधी लाइन आपको सुना देता हूँ। वे मियाँ तू रांझे दे नेड़े दावे। अब ये पुराना सूफी म्यूजिक की एक चीज है। तू रांझे दे नेड़े दावे, सानू ता चा गुलाम की तोई, अपने सारे खेड़े दा, तू रांझे दे नेड़े दम। ये अच्छा, पंजाब में जब इन चीज़ों को ज़्यादातर वो लोग गाते हैं तो उसका 12 सुर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं इसको अपने अंदाज से गा रहा हूँ, जिस तरह हमारे ख़ानदान में गाया गया है। एक और है जैसे अर्श मुल्लात, अर्श मुअल्लात, अर्श मुअल्लात मिलियानी बांगा, बांगा अर्श मुअल्लात मिलियानी बांगा, एक रांझण मेरी चोली पाने
उस्ताद जी सूफ़ी जब गायकी की बात करते हैं मोस्टली तो छाप तिलक का तो नाम आता ही आता है। ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह जी, अलैह का कलाम है। जी, खड़ी भाषा में जो खड़ी बोली है, इसमें तो ये तमाम ये जितने भी लोग हैं उसको एंजॉय करते हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम है और उनकी जो शायरी है, ज़ाहिर है सूफ़ियों का जो भी कुछ है वो बाणी है, जो जो भी कुछ कलाम उनका जो उन्होंने फ़रमाया है वो सूफ़ी म्यूज़िक कहलाता है। अच्छा, कव्वाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कव्वाली एक टीम वर्क है, पूरी टीम बैठती है 7, 8, 10, 12 आदमियों की, और कव्वाली का एक अपना एक मिजाज है। हर चीज़ की एक अपनी तरकीब और एक मिजाज होता है, तो वो उस तरह से गाया जाए। सूफ़ी म्यूज़िक एक इकला आदमी भी बैठ के गा सकता है, सूफ़ी म्यूज़िक 10 आदमी भी गा सकते हैं, लेकिन कव्वाली करने का तरीका एक अलग होता है। जी। तो उसमें पूरे जब भी हम कव्वाली देखते हैं तो हाँ, 7 या 8 लोग हाँ, आस-पास बैठते हैं, कुछ लोग क्लैपिंग कर रहे हाँ, होते हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है उसका हाँ, कव्वाली बिल्कुल। का? जी। ओके। तो उस्ताद जी कुछ हमें पंजाब की गायकी के बारे में कुछ हमें बताइए। पंजाब एक बहुत ही रिच हमारा कल्चर रहा है। हुँ, हमारे जो पंजाब के जो राजा महाराजा रहे हैं हुँ, स्पेसिफिकली भूपिंदर सिंह, जो हुँ। राजा भूपिंदर सिंह। तो पंजाब की गायकी के बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए कि क्या-क्या यहाँ पे फ़ेमस है पंजाब की गायकी में? पहले तो जहाँ तक राजा महाराजाओं का ताल्लुक है, महाराजा रंजीत सिंह जी, बहुत ज़बरदस्त एक शख्सियत थी, एक इंसान थे। फिर महाराजा भूपिंदर सिंह जी महाराज जो पटियाले वाले हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी पैटर्नेज दी। पंजाब के अंदर ना एक तो बड़ी भारी भरकम गायकी, धुरपद भी गाया गया, ख्याल भी गाया गया, सूफ़ी म्यूज़िक भी गाया गया, हर चीज़ और फ़ोक बहुत गाया गया। पंजाब बिल्कुल। बहुत कमाल की जगह है। सभी जगह ऊपर वाले ने जो भी बनाई है सब अच्छी बनाई है, मगर हर जगह की एक खूबी, एक विशेषता होती है, एक ख़ुसूसियत होती है। तो पंजाब अपने में एक बेमिसाल और बेमिसल जगह है। तो मोस्टली जो हमने कन्वर्सेशन की उस्ताद जी वो हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की बात की जो हुँ, कि मोस्टली इस तरह जाना जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया में प्ले हुँ, किया जाता है। हुँ, तो एक फ़ील्ड है हमारे इंडिया की हुँ, जो है कर्नाटिक म्यूज़िक। तो हुँ, मेन डिफरेंसेस अगर आप थोड़ा ब्रीफ में हमें बता पाएँगे कि हिंदुस्तानी व्हिच इज़ नॉर्थ इंडियन हुँ। म्यूज़िक एंड कर्नाटिक म्यूज़िक व्हिच इज़ साउथ इंडियन म्यूज़िक उनके अंदर क्या है वो बता पाएँगे? उनका जो म्यूज़िक है वो हमारे नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक से बहुत अलग है। उसमें डायलेक्ट का फ़र्क आ जाता है जिस वो तरह के भी से फ़र्क बात है और करते हैं? गाने के अंदाज़ में भी फ़र्क है। जी, गाने जी। के अंदाज़ में भी फ़र्क है बहुत ज़्यादा। ओके, ठीक है, ये ठीक है। तो एक मैं बहुत अभी हम बहुत ही हमने टेक्निकल कुछ कन्वर्सेशंस की, हुँ, हमने बहुत ही अलग-अलग जॉनरास हुँ, के बारे में आपने हमें डेमोन्स्ट्रेशन भी दी, हमें समझाया। मैं थोड़ा-सा अगर टॉपिक को थोड़ा चेंज करना चाहूँ कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम जब क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में जब भी बात करते हैं, हुँ, तो लोग थोड़ा-सा हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है या फिर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है व्हिच इज़ हुँ। आल्सो राइट। तो जो हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो क्लासिकल म्यूज़िक में आना चाहें, हुँ। तो कैसे उनका उनका हम इंटरेस्ट डेवलप करवा सकते हैं? कैसा आप चाहेंगे कि हुँ। उनका इंटरेस्ट डेवलप हो? क्या-क्या ऐसा उसको हम कैसे सिम्प्लीफ़ाई कर सकते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ताकि वो उसके बेनिफिट्स ले पाएँ? उसके बारे में थोड़ा-सा प्लीज़ बताइए। पहले तो बच्चों को सुनवाना चाहिए। थोड़ा हल्का-फुल्का क्लासिकल म्यूज़िक बच्चों को सुनवाएँ, ताकि बच्चों का थोड़ा डेवलप हो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेवलप होगा तो एकदम से उनको बड़ा हैवी किस्म का क्लासिकल म्यूज़िक ना सुनाएँ। और कुछ उन कलाकारों का, उन फ़नकारों का सुनाएँ जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से गाया है। जी, समझ रहे हैं? मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कुछ लोगों ने कुछ इसमें थोड़ी-सी भयंकरता भी पैदा की है। वो वैसे मिलती भी है और ये कोई मैं ऐसे किसी के लिए नहीं कह रहा, यूट्यूब में भी बहुत है। अगर अच्छा गाना बच्चों को सुनवाया जाए, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, तो धीरे-धीरे बच्चे इस तरफ आ सकते हैं। अगर वो आएँगे ना, तो वो अपने हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी रिवायात और ट्रेडिशन से जुड़ेंगे, वो भटकेंगे नहीं। बिल्कुल। समझ रहे हैं? ये चीज़ है और वो हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान जैसी जगह जो है वो मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने इतनी जगहें घूमी हैं, इतने मुल्क घूमे हैं, मगर मुझे हिंदुस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं लगती। और ख़ासकर संगीत का जहाँ तक ताल्लुक है, इससे बेहतर जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।
ना कोई मुल्क इससे बेहतर है हिंदुस्तान से, और ना हर लिहाज से ही बेहतर है, और संगीत के लिहाज से तो खासकर बेहतर है जी। इंडिया। बच्चे ज़रूर सीखेंगे और गाएंगे, और उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएं, एकदम से प्रेशर ना डाला जाए, छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएं तो वो सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे। ये जितना भी फिल्मी म्यूज़िक भी है, ये सारा आया तो ये हमारा ये रागों से ही निकली हुई चीज़ें हैं, वही राग हैं, वही धुन है। कहें तो मैं एक आधी लाइन आपको सुना दूं, जी, बिल्कुल। जैसे अब ये आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो। अब ये भैरवी ही है, द प म म ग म ग रे। अब इतना टुकड़ा भैरव का है, द ब म ग रे सा। फिर इसी में उस्ताद बरकत अली खान साहब की गज़ल है, जिसे बेगम अख्तर ने भी बाद में गाया, ये लाइट में, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत। तो मैंने आपको फोक भी सुनाया, ये भी सुनाया, राग की बंदिश भी किसी दिन सुना दूंगा। तो अगर बच्चे जब सीखेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ेंगे, जैसे अब मैं यूएस में रहता हूँ, वहाँ पे हमें बहुत सुनने में आता है कि जी। बच्चों के अंदर ADHD की प्रॉब्लम है, जिससे वो अटेंशन नहीं दे पाते हाँ। चीज़ों पे, फोकस नहीं दे पाते। तो क्या आपका ख्याल है कि अगर वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ेंगे तो उनको फोकस और कंसंट्रेशन? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। जी, फॉर एग्जांपल जैसे उनको आप कराएंगे ना, सारे गा मा पा दा नी सा, ये आरो अवरो, सा नी धा पा मा ग रे सा, 2 4 5 दफ़ा उन्हें कराएंगे तो वो कर रहे हैं। जैसे आपको कहो, नहीं नहीं और अच्छे से करो, तो उनको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, तो क्यों है, तो कंसंट्रेशन होने लगेगी। जी, समझ रहे हो, तो वो उस तरफ आएंगे बच्चे। और इसी को मास्टर करते करते कलाकार जो है वो उसकी सारी उम्र वो गुजर जाती है, यही करते हैं। देखने में ये सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा, सारे ग म प द नि द प द म प द म प ग म द प द म प ग म द प नि द प म ग म द प म ग रे सा नि द ग म द प ग म द नि द। अब ये राग बना, पहले हम जी, उसको सिंपल गा रहे थे, सरगा जी, सारे गा मा पा दा नि दा सा नि रे दा रे नि दा पा दा मा पा गा मा दा पा मा गा रे दा नि दा गा मा दा नि दा गा रे दा नि दा पा मा गा रे दा गा मा दा नि दा पा दा मा मा पा दा नि दा मा 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 गा 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 रे रे दा गा रे गा मा पा दा पा मा गा मा दा नि दा पा मा गा रे सा। ये चीज़ है। फिर ये एक्सरसाइजें हैं, जैसे बच्चों को धीरे धीरे करें, उनका इंटरेस्ट बनेगा। मैं सिखाता हूँ, मैंने देखा है, जी, वो हंसते भी हैं। हम अच्छा, ये हमारे यहाँ स्पिक मिके एक संस्था है, तो मैं और मेरे भाई, हमारी पूरी टीम जाती थी, और वो स्कूल्स और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते थे। तो शुरू शुरू में लेट 80s में 90s में हम लोग जाते थे। तो अब हमें ऐसे स्कूलों में भेज दिया गया कि वो बच्चे हमको बड़ी हैरत से देखते थे कि ये कौन सी कि जंगल से हम लोग आए हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट के बच्चे तो तानपुरे को बड़ा गौर गौर से देखते थे। अच्छा, उस हर स्कूल में एक म्यूज़िक सेक्शन ज़रूर होता है इंडिया में। तो वो जो इंटरेस्टेड होते हैं ना, जो सीख रहे होते हैं, उनके हाव भाव से हमें पता लग जाता है वो आगे ही बैठे हुए होते हैं, जी, और बड़े नॉर्मली बैठे होते हैं, और वो आके क्वेश्चन भी करते हैं। हम लोग बोलते भी हैं कि अगर कोई आपको क्वेश्चन दरकार है तो आप कीजिए, कुछ पूछना है तो वो पूछते भी। तो कई बच्चे होते हैं ना, तो बड़ी हैरत से देख रहे होते हैं कि यार ये कौन सा म्यूज़िक है। तो हम वो बच्चों के स्टैंडर्ड पे आते हैं नीचे, उस तरीके से उनको हम लोग गा के बताते हैं, तो बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट बनता है। तो इस तरह बहुत लड़के आते हैं, लड़कियां आते हैं, ऐसी घबराने की बात नहीं है। वो करेंगे तो ज़रूर होगा। आप बल्कि वो अमेरिका में रहते हैं, उनको इनकरेज कीजिए। आप खुद भी इतना अच्छा सुरीले हैं, आप अच्छा गाते हैं, तो आप उनको इनकरेज कीजिए, तो ठीक है। ज़रूर होंगे।
तो उस्ताद जी आपकी जो गायकी है, आपकी जो आवाज़ के जो रंग हैं, वो अब आपके स्टूडेंट्स में नज़र आने शुरू हो गए हैं। मैं आपके स्टूडेंट को एक जानता हूँ, अंगद जी, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। उनकी आवाज़ जब मैं सुनता हूँ तो आपकी आवाज़ की झलक नज़र आती है उनकी आवाज़ में। तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई बिलीव, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। तो आप अपनी लेगेसी उनके थ्रू फिर कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं? जी, अंगद जी जो है ये सरदार लड़का है, बहुत सुरीला है। एक तो कुदरती भी सुरीला है और टैलेंटेड भी है और मेहनत भी कर रहा है, और उसका नाम अंगद सिंह है। और भी दिल्ली में, और मैंने ऑनलाइन भी हम लोग सिखाते हैं, अमेरिका में तो सिखाते हैं, कनाडा में भी थे। तो अमेरिका में ज़्यादा लड़कों ने, लड़कियों ने कुछ ने सीखा, फिर धीरे धीरे वो जब उनको बिज़ी हो जाते हैं, फिर कोई एग्ज़ाम्स आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर दिल्ली तो में तो हम रहते ही हैं, दिल्ली में तो चलता ही चलता है हमारा। ठीक है। हाँ, और पंजाब में कुछ जगह कुछ सीखने वाले हैं। तो जो जो भी सीखना चाहता है, अगर हमारे पास वक्त होता है तो हम खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं, सेवा में। और यहाँ तो वैसे बहुत स्कूल हैं, बच्चे बहुत सीख रहे हैं, और आजकल तो यंगस्टर्स कमाल कर रहे हैं, बच्चे कमाल कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही उज्जवल और रोशन मुस्तकबिल जो फ्यूचर जो है वो संगीत का दिखता है। अगर सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि रागदारी संगीत से न घबराएं। ये जितना भी संगीत वो जो सुन रहे हैं फिल्मों से या बॉलीवुड से, वो सारे की बेसिस यही है। ठीक है। समझ रहे हैं? ठीक है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नए सीखने वालों को गानों के लिए। और मैं आपका भी बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूँ राहुल जी, थैंक यू। कि आपने भी वक्त निकाला और मुझे याद किया। और आपकी ये जो दिली ख्वाहिश थी कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है जी। ये चीज़ आजकल देखने में नहीं मिलती, कि आप ख़ासकर उसी संगीत पे जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी ट्रेडिशन, जो रिवायात हैं, उनको आप उजागर करके उस पे बातचीत करना चाहते हैं। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच उस्ताद जी, आपने मुझे इतना टाइम दिया। 3 महीने पहले जब मैंने आपसे बात करनी शुरू की थी, मैंने आपको बताया था कि मेरे ग्रैंडफ़ादर का 100th बर्थडे है। जी। तो उसके साथ ही मेरा बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि आपके साथ बैठूँ, आपके साथ मैं ये कुछ ऐसी वार्तालाप करूँ जिससे लोगों को भी समझ आए कुछ चीज़ें, मुझे खुद भी ऑब्वियसली एज़ अ स्टूडेंट चीज़ें सीखने को मिलें आपसे। आपने इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, बहुत ही कंफर्टेबल किया हमारी कन्वर्सेशन, कोई भी ऑकवर्ड हमारी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई पिछले 3 महीने में, और बहुत ही आपने कंफर्टेबल फ़ील कराया मुझे। इट्स माय उसके लिए प्लेजर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यू मच फॉर योर मोस्ट टाइम। वेलकम, एंड इट्स माय प्लेजर एंड ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू।